हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजफर हिस्ट्री में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिस्टोरियोग्राफी की नेक्स्ट सीरीज़, जो कि आरपीएससी और यूपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यूजीसी नेट पेपर 1 और हिस्ट्री के फ्री के स्टडी मटेरियल के लिए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन करें और फ्री का स्टडी मटेरियल हासिल करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत कालीन इतिहास लेखन और सल्तनत काल में जो मुख्य रचनाएं हैं उनके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लामी संसार के सामान्य सार्वभौमिक इतिहास लिखने का रिवाज ईसा की 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य प्रचलित हुआ था। इस तरह के समान इतिहास में हज़रत मोहम्मद की जीवनी पर केंद्रित होते थे। जैसा कि हम देखते हैं कि मध्यकालीन ऐतिहासिक लेख में ईसा मसीह के जीवन पर ही केंद्रित होते थे। उसी प्रकार मुस्लिम इतिहास लेखन मुख्य रूप से हज़रत मोहम्मद और अन्य पैगंबरों पर ही आधारित होते थे। और हम देखते हैं कि इतिहास के प्रति मुसलमानों के लगाव को अरब और तुर्क फारसी स्रोतों द्वारा बल मिला। इस्लाम के आगमन ने भारतीय ऐतिहासिक कृतियों की बहुत बड़ी संख्याओं में रचनाओं को सुगम बना दिया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह मुख्य रचनाएं संयुक्त और स्वतंत्र रूप से नहीं लिखी गई। यह किसी सुल्तान के दरबारी कवियों और अधिकारी द्वारा ही लिखी गई थी, या उनके आदेशों पर लिखी गई थी, या उनका संरक्षण और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लिखी गई थी। अब देखते हैं कि सल्तनत काल में इतिहास लेखन और उनकी रचनाओं की विशेषता क्या थी। हार्डी महोदय मानना है कि इस काल में एक प्रक्रिया के रूप में इतिहास की अवधारणा संभव नहीं हो पाई थी। इतिहास राजकुमारों के ललित शिक्षा के विषय थे, किंतु मदरसों और महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम में से सम्मिलित नहीं किया गया था। मध्यकालीन मुसलमान इतिहासकारों की दृष्टि में इतिहास परस्पर विच्छेद तथा अंश प्रवक्त घटनाओं की एक श्रृंखला थी, जिसे ईश्वर द्वारा अर्थ प्रदान किया गया था। ईद को व्यक्तिगत संदर्भ या जीवनी के रूप में लिखा। और बहुत से मुस्लिम इतिहासकारों की दृष्टि में इतिहास देवी विधान या इतिहास देवी विधान का भव्य प्रदर्शन या अभिव्यक्ति था। यह मानव क्रिया की नहीं बल्कि देवी क्रिया की कथा थी, और जिसमें मनुष्य केवल एक माध्यम था। और इतिहास का प्रयोग इस्लाम को गरिमा मंडित करने के लिए किया गया। मुस्लिम इतिहासकारों या दिल्ली सल्तनत कालीन जो इतिहासकार थे, उन्होंने जो भी इतिहास लिखा उसमें इस्लाम को ही बढ़ा चढ़ाकर या इस्लाम की ही महिमा की बात की थी। और आरंभिक मध्यकालीन भारत का मुस्लिम इतिहास लेख मानवतावादी नहीं बल्कि धर्मतांत्रिक था, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। और शासकों के अच्छे बुरे कामों को लिपिबद्ध करने का उद्देश्य सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही प्रोत्साहित करना था, उन्हें परामर्श देना और चेतावनी देना भी था। हरबंश मुखिया का मानना है कि इतिहासकार अक्सर कुछ निश्चित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जो विशेषकर राज्य की नीति से संबंधित होते हैं। और मध्यकालीन इंडोर मुस्लिम इतिहासकारों ने के बारे में हार्डी का कहना है कि इतिहासकार एक शोधकर्ता की बजाय एक लिपिक है, और उसकी कृति फ्रीजर नहीं बल्कि संचार या संप्रेषण है। और वह फ्री सामग्री को सजा संवार सकता है, काट छांट भी सकता है, लेकिन वह इसे अपने मस्तिष्क में रूपांतरित नहीं कर सकता, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, और इसनत को प्रश्न में लाने या इस घटना के अनेक भिन्न भिन्न विवरणों को प्रतिपादित करने की अथक प्रयास कहीं नहीं करता। अर्थात हरबंश मुखिया का मानना है कि जो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार थे, वह जो उनसे पूर्व प्राप्त सामग्री थी या इतिहास लेखन था या अन्य रचनाएं थी, उनके आधार पर ही इतिहास लेखन किया। उन्होंने जैसे का तैसा ही लिख दिया, उसमें उन्होंने कुछ रूपांतरित नहीं किया। यह हम कह सकते हैं कि उसमें जो गलत लगता था उसे अलग नहीं किया।
और जैसे का तैसे ही लिख दिया। और मुगल पूर्व भारत में मुसलमान इतिहासकारों का उद्देश्य समानता उपदेशात्मक था, जिसके अंतर्गत अल्लाह के तरीकों को इंसान के सामने प्रकट किया जाता था। शासकीय सुल्तान देवी प्रयोजन को पूरा करने का माध्यम था, अर्थात उनके अनुसार जो सुल्तान था वह ईश्वर द्वारा या अल्लाह द्वारा भेजा गया उसका प्रतिनिधित्व था, जो उसके कार्यों को पूरा करने आया था। मध्यकालीन भारत के कुछ मुस्लिम इतिहासकारों के बारे में हम जानते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे यहया इब्न अहमद सरहिंदी की, जिसने लिखी है तारीख़ मुबारक शाही। यह कृति मोहम्मद गौरी से लेकर 1934 तक के इतिहास के ऊपर प्रकाश डालती है, जो मुख्य रूप से राजनीतिक घटनाओं का एक स्पष्ट वृत्तांत है। इसमें अहमद सरहिंदी ने अपने से पूर्व बहुत सी रचनाओं को भी शामिल किया है। हम देखते हैं कि यह उत्तर भारत के मुसलमान शासकों और कुलीनों के क्रियाकलाप का एक सटीक कालक्रम प्रस्तुत करता है। और हम देखते हैं कि सरहिंदी अस्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अतीत के उनके विवरण का वंश जो फिरोज तुगलक के राज्यारोहण की घटना प्रस्तुत करता है विभिन्न ऐतिहासिक कृतियों का अनुकरण है, जबकि इनके बाद की जो घटनाओं का ब्यौरा है उनकी अपनी स्मृति, अवलोकन और विश्वस्त जानकारियों पर आधारित है, और किसी आलोचनात्मक तकनीक का प्रयोग इसमें देखने को नहीं मिलता। और अक्सर इस अकाट्य सूत्र वाक्य को अहमद सरहिंदी बार बार दोहराते हैं कि केवल अल्लाह ही सच जानता है। हाडी कहते हैं कि तारीख़ मुबारक शाही गद्य और पद में लिखे गए नैतिक उपदेशों से ओतप्रोत है। अमीर खुसरो और इतिहास लेख, इनके इतिहास लेखन को कलात्मक रूप की दृष्टि से देखा गया है, या इनके इतिहास लेखन को कलात्मक रूप में लिखा गया है। इतिहास लेख के कलात्मक रूप से अभिप्राय है ऐतिहासिक प्रशस्तियों के काव्य और लयबद्ध गद्य का प्रयोग करना। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी के कवि थे, और वह 1299 से लेकर 1325 तक अपनी मृत्यु तक दिल्ली के राज कवि या दरबारी कवि रहे, और उन्होंने बहुत से सुल्तानों का काल देखा। चाहे वह एक इतिहासकार नहीं थे, लेकिन एक कवि के रूप में उन्होंने जो कुछ लिखा वह किसी इतिहास से कम नहीं है। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। सबसे पहले है किरानुद्दीन, यह 1285 में लिखी गई थी, और इसमें हमें जानकारी मिलती है कि अवध में सुल्तान कैकुबाद और उसके पिता बुगरा खान की भेंट कैसे हुई थी, और उसका संक्षिप्त वर्णन हमें किरानुद्दीन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो रचना है वह है मिफ्ताह उल फुतूह, यह 1291 में पूरी हुई थी। इसमें हमें सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की 4 विजयों की जानकारी देखने को मिलती है। और नेक्स्ट जो रचना है वह है आशिका, जो 1320 में लिखी गई थी। इसमें हमें नहरवाला के राजा करण की पुत्री दोवाल रानी और सुल्तान अलाउद्दीन के पुत्र खिज़र खान के प्रेम प्रसंग की जानकारी देखने को मिलती है। नूर सिफर या नूह सिफर, जो 1318 में पूर्ण हुई थी, में हमें दिल्ली सल्तनत कालीन राजदरबार, हिंदुस्तान के आम लोगों के बारे में, उनके पहरावा, खान पीन और भाषा, वनस्पति और जीव जंतुओं के प्रशंसात्मक वर्णन हमें नूहसफीर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो रचना है वह तुगलकनामा। तुगलकनामा जो मुख्य रूप से गियासुद्दीन तुगलक के राज्यारोहण और खुसरो खान पर उसके विजयों का उल्लास व्यक्त करने के लिए लिखा गया था। और खजाइनुल फतूह जो 1311 में पूर्ण हुई थी, इसमें हमें अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना के कार्यों की प्रशंसा साधारणता देखने को मिलती है। सैयद अस्करी लिखते हैं कि कवि हमें राजनीतिक महत्व की जानकारियों का पर्याप्त भंडार प्रदान करते हैं, जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता। इसी प्रकार आशिका, नूह सिफर, किरानुद्दीन जैसी रचनाएं सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होती हैं। नेक्स्ट जो मुस्लिम इतिहासकार है वह है ज़ियाउद्दीन बरनी, जिसका काल है 1285 से लेकर 1359 तक, जिन्होंने तारीख़ फिरोज शाही लिखी थी। प्रभाव की दृष्टि से अगर हम इसकी बात करें तो यह तबाक़त नसीरी की अगली पीढ़ी है, जिसे मिन्हाजुस सिराज ने लिखा था। इसमें फिरोज तुगलक के शासनकाल के पहले 6 वर्ष तक 9 सुल्तानों के इतिहास का वर्णन हमें देखने को मिलता है। हरबंस मुखिया ने ज़ियाउद्दीन बरनी की तारीख़ फिरोज शाही को उपदेशात्मक
इतिहास की संज्ञा दी है। तारीख़ फिरोज शाही 1357 में पूरी हुई थी। क्योंकि बर्नी उच्च परिवार से संबंधित थे, इसीलिए उन्होंने कुलीन परिवार से संबंधित बातों को ही अपनी रचना में लिखा और निम्न कुल के लोगों की भरी आलोचना की है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद बर्नी के अंदर निचले तबके के नवधनाढ़ अधिकारी वर्ग के विरुद्ध, जिन्होंने दिल्ली दरबार में शक्ति हासिल कर ली थी, रोष और आक्रोश से भर दिया था, क्योंकि वह किसी भी निम्न जाति के या निम्न कुल के व्यक्ति को उच्च पद पर आसीन नहीं देख सकते थे या उन्हें घृणा होती थी। निज़ामी का कहना है कि बर्नी जो कुछ याद करते हैं उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं और जो कुछ उनके मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ता है उसे याद कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि निज़ामी का कहना है कि बर्नी ने उपलब्ध लिपिबद्ध तथ्यों का उपयोग किया, क्योंकि प्रत्येक अध्याय के आरंभ में वह मलिकों और खानों की एक सूची देते हैं जो संबंधित शासक के प्रधान अधिकारी या राज्यपाल होते थे। बर्नी घटनाओं को तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं करते। उनके मन में तिथियों को लेकर भ्रम और दुविधा है। वह कभी कभी ही उनका स्पष्ट उल्लेख करते हैं। और हरबंशु मुखिया का कहना है कि कालक्रम के प्रति बर्नी की इस उदासीनता के लिए उनकी कम होती याददाश्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि यह इतिहास के उपदेशात्मक प्रकृति में उनके विश्वास से उत्पन्न हुई है। इतिहास कुछ निश्चित शिक्षा देता है। यदि घटनाओं का वर्णन कालक्रम व्यवस्था के अनुसार नहीं होता है, तब भी वह शिक्षाएं बोधगम्य होती हैं। बर्नी का कहना है कि इतिहासकार को अतिशयोक्ति और शब्दातिरेक की भाषा की उपेक्षा करते हुए अपने वक्तव्य में सटीक होना चाहिए। निज़ामी के कथनानुसार तारीख के अंत तक पहुँचते पहुँचते बर्नी की चापलूसी दिखाई देने लगती है। उन्हें फिरोज शाह तुगलक के व्यक्तित्व में दैवी गुण दिखाई देने लगते हैं। बर्नी कहते हैं कि इतिहास मानवीय क्रियाकलाप का विशाल दृश्य पटल है, जो जीवन यात्रा में मनुष्य के लड़खड़ाते कदमों का दिशा निर्देश करने के लिए उसके समक्ष उद्घाटित होता है। अतीत का सिंहावलोकन मनुष्य को अपने वर्तमान को सुधारने में सहायता देता है और इस दृष्टि से उसे मानवीय गतिविधियों में एक दुर्लभ अंतर्दृष्टि और अच्छे बुरे, सदाचार और पाप, मित्र और शत्रु के बीच में भेद करने की शक्ति प्रदान करता है। केवल इतिहास से ही मनुष्य दूसरों के अनुभव से सीख सकता है। हार्डी महोदय का मानना है कि बर्नी की इतिहास की उपदेशात्मक प्रकृति रखते हैं कि उन्होंने यह पुस्तक इतिहास के अपने दर्शन का प्रचार प्रसार करने के लिए ही लिखी थी। और निज़ामी कहते हैं कि बर्नी के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि उन्होंने इतिहास के भूपटल को राजगद्दी के धार से देखा और अपना ध्यान राज परिवार शास्ता वर्ग पर केंद्रित किया। उनके लिए इतिहास का इतिहास था और सत्ता या अधिकार केवल उन्हीं का विशेषाधिकार था। वह राज्यों से अलग और स्वतंत्र महानता को देख पाने में विफल रहे। बर्नी का मानना था कि निम्न कुल में जन्मे लोग घृणा के पात्र हैं। उन्हें निरंतर अज्ञान और दरिद्रता में जीने के लिए विवश किया जाना चाहिए। बर्नी इल्तुतमिश के शासनकाल पर कुछ टिप्पणियों के साथ अपनी पुस्तक की शुरुआत करते हैं और मंगोलों के बार बार हमले होने का जिक्र भी अपनी पुस्तक में करते हैं। और हम देखते हैं कि बर्नी अलाउद्दीन खलजी द्वारा शरह के प्रति उपेक्षा की आलोचना तो करते हैं, लेकिन सुल्तान के बाजार नियंत्रण संबंधी उपायों को लगभग एक चमत्कार मानते हैं। बर्नी कहते हैं कि मेरे हृदय में जो कुंठा है वह मेरी आंखों से खून की आंसू बनकर बहती है। खून की नदी की एक लहर मेरी आंखों से बहकर मेरी कलम से रिसती है और कागज़ पर निशान छोड़ देती है। बर्नी ने का वर्णन एक चौकस बूढ़े भेड़िए के रूप में किया है। बर्नी ने स्वयं अपनी कृति के महत्व का आंकलन मूर्त योग्यता से परिपूर्ण और विश्वास योग्य कृति के रूप में किया है। फरिश्ता बर्नी को सच छुपाने और महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा ना करने या उन्हें नकारात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का दोषी मानते हैं। नेक्स्ट जो इतिहासकार हैं वह हैं शेख अबुल फजल। अबुल फजल का जन्म 1551 में आगरा में हुआ था। अबुल फजल के भाई अबुल फैजी की मदद से ही अबुल फजल की अकबर के साथ पहली मुलाकात 1574 में हुई थी।
अबुल फजल को उनके बादशाह ने यह निर्देश दिया था कि खरेपन की कलम से लगातार जीतों का कारण, विस्तृत होते हमारे साम्राज्य या राज्य और गौरवशाली घटनाओं का विवरण लिखे। आईने अकबरी में अकबर के प्रयोग तथा संस्थाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जबकि अकबरनामा संस्थाओं के मूल प्रयोजन को अलोकित करने का प्रयत्न करता है। आईने अकबरी, जो कि अकबर के साम्राज्य का वर्णनात्मक रिकॉर्ड है, 5 पुस्तकों में विभाजित है। फजल इतिहास को विज्ञान का एक अनोखा मोती कहते हैं, जो दैहिक आध्यात्मिक दोनों प्रकार के आवेगों या अंतर्द्वंद्वों का शमन करता है और बाहरी तथा आंतरिक अंधेरे को दूर कर उजाला देता है। N.A. सिद्दीकी लिखते हैं कि उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों के इस दृष्टिकोण को मानने से इनकार कर दिया कि भारतीय इतिहास का सार तत्व इस्लाम और हिंदुत्व की ताकतों के बीच संघर्ष का लेखा जोखा है। अबुल फजल की दृष्टि में संघर्ष मुगल साम्राज्य और भारतीय राजाओं, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, के बीच था। मूल रूप से यह रिक्त था आध्यात्मिक दोनों परिप्रेक्ष्य में जनसाधारण का नेतृत्व करने में समर्थ एक आदर्श सम्राट के अधीन स्थिर था। मजबूती, सुशासन की शक्तियों और जमींदार के नेतृत्व में विखंडन और कुशासन की शक्तियों का मध्य संघर्ष था। अबुल फजल का विश्वास था कि भारतीय इतिहास को भारत के सिर्फ मुसलमान शासकों की उपलब्धियों पर ही स्वयं को केंद्रित नहीं करना चाहिए। अबुल फजल कहते हैं कि सतर्क पड़ताल और खोजबीन से ही यह तथ्य सामने आता है कि हिंदू एक ईश्वर की संकल्पना में विश्वास करते थे। अबुल फजल ने सभी प्रकार के स्रोतों का संकलन किया था और अकबर ने हर संभव तरीके से उसकी सहायता की। इसी उद्देश्य से अनेक घटनाओं के विवरण के लिए अकबर के शासनकाल के 19वें वर्ष में शाही लेखागार स्थापित किया गया था और सभी रिकॉर्डों को शाही लेखागार में रखा गया था। अबुल फजल शेर शाह के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण और यहाँ तक कि शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण का भी परिचय देते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वह महान अफगान अर्थात शेर शाह सूरी को अकबर के पिता अर्थात हुमायूं का दुश्मन मानते हैं। उलेमा वर्ग के विरुद्ध उनका पुराना आक्रोश उनकी शक्तिशाली कलम के माध्यम से प्रतिशोध के रूप में साधारणता देखने को मिलता है। भू राजस्व बंदोबस्त की करोड़ी प्रणाली के कारण विशाल परिमाण में कृषि योग्य भूमि की जो बर्बादी हुई थी, रैयतों को जिन भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ा था, उस पर अबुल फजल पूरी तरह चुप दिखाई देते हैं, उन पर कुछ नहीं लिखते। जबकि इन मुद्दों की जानकारी हमें बदायनी और निज़ामुद्दीन अहमद की रचनाओं में देखने को मिलती है। इतिहास लेखन के पहले नियम जिसे रैंके ने बल दिया है या रैंके ने बताया है, अबुल फजल द्वारा प्रयोग की गई थी और यह पद्धति जिसके अंतर्गत स्रोतों का विस्तृत संकलन, उनकी आलोचनात्मक पड़ताल शामिल थी, भारतीय इतिहास लेखन में उस काल तक सबसे उन्नत प्रयास था। अबुल फजल के एक ज्ञानी मित्र ने जब अबुल फजल से प्रश्न किया कि क्या हज़ारों लोगों में से कोई ऐसा होगा जो इस गौरवशाली ग्रंथ को सावधानी से पढ़ेगा, तब अबुल फजल ने उत्तर दिया कि मैं एक अद्वितीय काल पुरुष के लिए स्वादिष्ट पाक तैयार कर रहा हूँ, अतः मुझे भीड़ से क्या मतलब। आज के लिए बस इतना ही। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।